दोस्तों, चीन आज के डेट में दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक है। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि आज से सिर्फ 40 साल पहले इस देश की गरीबी दर 90% से ज़्यादा थी। गरीबी और भुखमरी ने पूरे चीन का बुरा हाल कर रखा था। लेकिन फिर अगले 30 सालों में एक ऐसा परिवर्तन देखने को मिला कि आज ये देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और इनकी गरीबी दर आज 1% से भी कम है। इसलिए कई मायनों में इसे सुपर पावर देश माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन ने ऐसा किया कैसे। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, चाइना देश का नाम आता है चाइनीज वर्ल्ड QIN से। QIN एक पुरानी डायनेस्टी का नाम था जिसने आज से करीब 2000 साल पहले चीन पर राज किया था। अब इसी वजह से हम चाइनीज लोगों को चीनी कह के बुलाते हैं। नक्शे पर देखा जाए तो चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है और ज़्यादातर इसकी पॉपुलेशन ईस्ट कोस्ट की तरफ रहती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसी एरिया में खेती करने के लायक ज़मीन है। वेस्ट वाले इलाके में पहाड़ियाँ और रेगिस्तान मौजूद हैं। 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी के मो से तुंग के नेतृत्व में सत्ता हासिल की थी, तब चीन बेहद गरीब और एकदम अलग थलग पड़ा हुआ देश था। साल 1958 में माओ द्वारा लॉन्च की जाती है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। इसका मकसद देश में एक इकोनॉमिक और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाना था। इसमें दो मेन पॉलिसीज थी। पहला, जमीन को जमींदारों से छीनकर किसानों में बांट देना, यानी लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। और इसके बाद एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स बनाए गए ताकि कई सारे किसान एक ही ज़मीन पर खेती कर सकें। और दूसरा था इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक तरफ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट लगाना स्टील प्रोडक्शन के लिए, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का कहना था कि छोटे छोटे लेवल पर अपने घरों के पिछवाड़े स्टील की भट्टी को बनाया जाए ताकि छोटे लेवल पर भी स्टील को बनाया जा सके। चीन का प्लान तो अच्छा था, लेकिन इसका परिणाम काफ़ी बुरा निकला क्योंकि इन छोटी छोटी भट्टियों से लो क्वालिटी का स्टील बनता था। दूसरे किसानों के पास प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। ज़मीन की ओनरशिप चीन के सरकार के हाथ में चली गई थी, तो किसानों के द्वारा किसी भी चीज़ की खेती की जा रही थी तो वो सरकार को देना पड़ रहा था। इसके वजह से 1958 से 1961 में अनाज उत्पादन में 15% की गिरावट देखने को मिली। इसके बाद कुछ ही सालों में ख़राब मौसम और माओ के पॉलिसीज़ के चलते हालत इतनी ख़राब हो गई कि पूरे देश में भूखमरी आ गई, जिस वजह से आज से तकरीबन 2 करोड़ से लेकर 4 करोड़ लोग इस भूखमरी में मारे गए। माओ ने कई ऐसे फैसले लिए जिसने चीन की हालत बद से बदतर कर दी। ऐसा ही एक और फैसला था स्पैरो एक्सटरमिनेशन। माओ का उद्देश्य था फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना, तो उसने ये ऑर्डर दे दिया कि जितनी भी स्पैरो यानी गौरैया चिड़िया है उन सभी को मार दिया जाए। और जब स्पैरो को मारा जाने लगा तो उसके कुछ सालों बाद लोगों को महसूस हुआ कि ये जो कीड़े मकोड़े की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और उनके फसल भी तेज़ी से बर्बाद हो रहे हैं। और इन सब की वजह थी चीन में स्पैरो पक्षी की कमी हो जाना। बाद में चीन के एक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि अगर सभी चिड़ियों को मार दिया गया तो उन कीड़ों को खाने वाला कोई भी नहीं बचेगा। यानी चीन के पहले राष्ट्रपति के इस फैसले ने पूरे इकोसिस्टम को अनस्टेबल कर दिया था, जिसके बाद चीन के नागरिकों ने माओ की आलोचना शुरू कर दी। लेकिन माओ जेडोंग अपनी एक भी गलती मानने के लिए राजी नहीं थे। साल 1976 में माओ जेडोंग की खराब हेल्थ की वजह से मौत हो जाती है और अब तक चीन में ज़्यादा कोई सुधार नहीं आया था। माओ के जाने के बाद चीन में एक नया लीडर उभर कर आता है जिनका नाम था डेंग सियाओपिंग। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है। उन्होंने चीन में आर्थिक क्रांति की शुरुआत की। सियाओपिंग के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही चीन को अमीर बनाया है। उनके लाए सुधार माओ के सिद्धांतों से अलग थे। उन्होंने चीन के बाजार को पूरी तरह से दुनिया के लिए खोल दिया। उनका मानना था कि गरीबी के आधार पर समाजवादी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। डेंग सियाओपिंग ने पूरी दुनिया से बंद पड़े कूटनीतिक रिश्ते फिर से बनाने शुरू किए। 1969 में अमेरिका और चीन के राजनीतिक संबंध फिर से स्थापित हुए। अमेरिकी कंपनियों ने चीन में बड़े बड़े बाजार की संभावना को देखते हुए निवेश किया। कंपनियों ने चीन में चीप लेबर और कम किराए का जमकर फायदा उठाया। सियाओपिंग ने कृषि के क्षेत्र में भी बड़ा सुधार किया। उन्होंने किसानों को खुद के ज़मीन पर खेती करने का अधिकार दिया। ऐसा होने पर किसानों के जीवन में सुधार तो आया ही, साथ ही उनके भोजन की कमी भी दूर हो गई। चीन ने 1980 और 1990 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खूब निवेश किया। शुरुआत में चीन ने सिर्फ बल्ब, खिलौने, बैटरी जैसे लो एंड्स प्रोडक्ट का ही निर्माण किया,
लेकिन धीरे धीरे चीन हर छोटी से बड़ी चीज़ के निर्माण का केंद्र बन गया। यही वजह है कि चीन को दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाने लगा है दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से चीन में करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। इन सामानों को उन्होंने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया। चीन के सुपर पावर बनने की सबसे बड़ी वजह उसका एक्सपोर्ट पर जबरदस्त फोकस था। 1980 के दशक में चीन ने 5.7% की औसत से निर्यात में बढ़ोतरी करते हुए 1990 के दशक में निर्यात की विकास दर 12.4% कर दी। वहीं साल 2002 से 2003 के बीच ये दर 20.3% तक पहुंच गई। एक्सपोर्ट के क्षेत्र में इतनी तेजी से दुनिया में कहीं भी विकास नहीं हुआ था जितना चीन ने विकास किया। ग्लोबल एक्सपोर्ट के मामले में चीन आज 10% हिस्से के साथ दुनिया में नंबर 1 पर है, तो वहीं निर्यात के मामले में अमेरिका दुनिया के दूसरे नंबर पर है, जबकि भारत वैश्विक निर्यात के मामले में 19वें नंबर पर आता है। लेकिन अब भारत के प्राइवेटाइजेशन के फैसले के बाद देश तरक्की की राह पर निकल पड़ा है। भारत ने भी दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अगले 2 दशकों में भारत में प्राइवेट बैंक्स, विदेशी गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, प्राइवेट टीवी चैनल्स, प्राइवेट एयरलाइंस लेकर हर वो सुविधा आम आदमी को आसानी से मिलने लगेंगी जिसके लिए वो आज़ादी से तरस रहा था। इसके अलावा भारत ने पिछले 30 सालों में अगर किसी भी इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाई है तो वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का क्षेत्र। इंफोसिस, TCS, विप्रो जैसी कंपनियों ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को और सर्विसेज में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। भारत में लेबर कॉस्ट कम होने की वजह से ये पूरी दुनिया का बैक एंड हब बन गया है। हमारा भारत अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और साल 2050 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा दोस्तों। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारा भारत कभी चीन को पीछे छोड़ पाएगा? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो।